Okay, good afternoon everyone. Welcome to my channel. क्लास 9 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है. जस्ट अ मिनट. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का वो हम स्टार्ट कर चुके थे. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. फोर्स से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे. अब जो बेसिक है लॉज ऑफ मोशन, जो फोर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो हम पढ़ चुके हैं. अब जो इस चैप्टर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन, मोशन से रिलेटेड, मोशन के डेली लाइफ के अंदर जो भी आप मोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें फेस करते हैं उन सबको इजीली कैलकुलेट करना न्यूमेरिकली बेस्ड पे या थ्योरेटिकली अप्रोच के बेस पे. न्यूटन ने कुछ 3 लॉ दिए थे. न्यूटन ने क्या था, कुछ 3 लॉ दिए थे. उन लॉज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मोशन को डेली लाइफ में डायनामिक और काइनेमेटिक बेस के ऊपर रिजॉल्व करते हैं. ठीक है, मतलब सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डायनामिक काइनेमेटिक्स क्या होता है, ये मैंने फिजिक्स जब स्टार्ट किया तब आपको समझाया होगा स्टार्टिंग में मोशन में. ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो देखिए सबसे पहले अब हम फोर्स के बारे में जान चुके हैं. फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में जानना जरूरी इसलिए था क्योंकि न्यूटन ने अपने जो लॉज दिए थे मोशन के रिगार्डिंग वो फोर्स को रिलेट करते हुए दिए थे. इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है वो देखिए आप. तो अब तक फोर्स से रिलेटेड हमने 2 पॉइंट्स पढ़े. क्या, इफ अ बॉडी इज अ रेस्ट एंड नो अनबैलेंस फोर्स इज एक्ट ऑन इट विल रिमेन एट रेस्ट. जस्ट एन एग्जांपल, ये अगर कोई कार यहाँ पर खड़ी है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा. अब अनबैलेंस फोर्स आप समझिए कैसे होगा. इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन, ये मैंने इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर से भी मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया. तो ये कौन सा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स. क्यों, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से क्या लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ये बॉडी क्या होगी, रेस्ट में ही रहेगी. बॉडी क्या करेगी, रेस्ट में रहेगी. बट जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे ही मैं इस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करूंगा. अनबैलेंस फोर्स अब कैसे अप्लाई करेंगे, बोलेंगे सर गाड़ी तो एक तरफ ही जाएगी, कोई भी कार या बाइसिकल है तो हम एक तरफ ही मूव करेंगे उससे, दोनों तरफ से तो मूव करते नहीं. बट देखिए आप, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इस कार को एक्सलरेट करा मोशन में लाने के लिए, और इस तरफ से विंड फ्लो हो रही थी. क्या हो रहा था, विंड फ्लो हो रही. अब वो विंड 8 न्यूटन से फ्लो हो रही है. ठीक है, विंड का जो फोर्स है वो क्या है, 8 न्यूटन, और जो आपने एक्सलेट करने के लिए गाड़ी को मतलब आपने रेस दिए वो कितने, 10 न्यूटन फोर्स दिया. तो देखिए अब ये कौन सा है, अनबैलेंस फोर्स है. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की कंडीशन को चेंज कर लेगा. देखिए अब यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स है 10 न्यूटन और 8 न्यूटन. तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में नहीं रह के क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा. क्या करेगा, मोशन करना किस तरफ स्टार्ट करेगा, इस तरफ. क्यों, क्योंकि देखिए 10 न्यूटन इस तरफ है जो इस तरफ अप्लाई हो रहा है, और 8 न्यूटन इस तरफ अप्लाई हो रहा है. तो जब बैलेंस करेंगे तो ये 8 से इसके 8 कट जाएंगे तो 2 न्यूटन रिजल्टेंट इस तरफ बचेगा आपका. तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो ये बैलेंस फोर्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया था आपको, एक बार और यहाँ समझा दिया है. तो आपको क्या ध्यान रखना है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबसे पहले, इफ अ बॉडी एट अ रेस्ट एंड नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट विल रिमेन एट रेस्ट. तो जब तक बॉडी रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा. अगर बैलेंस्ड होता है, ठीक है, अगर क्या होता है, बैलेंस्ड होता है तो भी क्या होगा, वो नहीं होगी मोशन में. ठीक है, अगर जब तक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो रेस्ट पे रहेगी. और जैसे ही उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई स्टार्ट हो गया तो वो रेस्ट पे नहीं आके मोशन में आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इफ अ बॉडी इज मूविंग एंड नो अनबैलेंस फोर्स. सिमिलरली मैंने आपको बताया था, दोनों पॉइंट्स को आप कंबाइन लेकर बोल सकते हैं क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर मोशन में है, रेस्ट या मोशन पे है, तो वो अपनी मोशन की कंडीशन को चेंज जब तक नहीं करेगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा. जैसे ही उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ, बैलेंस अनबैलेंस बहुत बार बता चुका हूँ मैं फोर्सेस, जैसे ही उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा वो ऑब्जेक्ट अपने मोशन की कंडीशन को चेंज कर लेगा. कैसे, अगर वो रेस्ट है तो मोशन में आ जाएगा, और अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा. ठीक है, तो सेम आपका सेकंड पॉइंट है. तो जब तक अगर उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो वो इजीली उसी कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता रहेगा जो उस डायरेक्शन मूव कर रहा है. अगर कोई कार इस तरफ मूव कर रही है तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी द बॉडी विल एक्सेलरेट. ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे ही अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी. ठीक है, एक्सेलरेट भी कर सकती है और डी एक्सेलरेट भी कर सकती है. कैसे, अगर मोशन में है और आपने उसको रोकने के लिए फोर्स अप्लाई करा तो वो डी एक्सेलरेट होगी और धीरे धीरे रेस्ट में आएगी. और अगर रेस्ट में है और आपने उसको एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स अप्लाई करा तो वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी. ठीक है, तो एक्सेलरेट भी हो सकता है, डी एक्सेलरेट भी हो सकता है. ये तीनों इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है. ठीक है,
अब आगे देखिए क्या है, दीज फैक्ट्स आर टेकन टुगेदर फ्रॉम गैलीलियो, ये हमने देखा था गैलीलियो के लॉ से लिया हुआ है, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इन फैक्ट्स को ही न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यूज़ किया, इन्हीं फैक्ट्स को न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यूज़ किया। द आइडिया वॉज सजेस्टेड बाय गैलीलियो, एक्चुअल में जो आइडिया दिया था मोशन से रिलेटेड सबसे पहला वो गैलीलियो ने दिया था, और उसको बाद में फॉर्मूले के बेसिस पे एक लॉ बना दिया गया। वो किसने बनाया? न्यूटन ने। किसने बनाया? लॉ। लॉ बेसिकली क्या होता है? फिक्स्ड होती है चीज़ें। लॉ मतलब जो लॉ बन गया वो फिक्स्ड है, ऐसा ही होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, वो फिक्स्ड है, एनवायरमेंट में ऐसा ही होता है। ठीक है, सूरज सूरज ईस्ट से निकलता है तो ईस्ट से निकलेगा, ये लॉ है। ठीक है, तो फिक्स्ड है जो चीज़ें। तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने उसको पहले भी समझाया था कि गैलीलियो ने इम्प्लीमेंट किए थे, बट एक्चुअल में इसको फॉर्मुलेटेड किसने किया? न्यूटन ने। ठीक है, तो वी कैन स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज फॉलोस। तो अगर आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें तो हम उसे इस तरह से बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करेगा? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। वही सेम स्टार्टिंग वाले और दोनों पॉइंट मैंने आपको बताया था, इन दोनों को आप मर्ज करके लिख सकते हैं, तो वो वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा। क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे है और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा और मोशन वाला ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ही क्या करता है? मोशन को चेंज करता है, रेस्ट से मोशन में लाता है और मोशन से रेस्ट में लाता है। ठीक है, तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। A body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in uniform motion unless acted upon by unbalanced force. Acted upon by an unbalanced force. This law states as follows: a body remains unaccelerated if and only if the resultant force on it is zero. ठीक है, क्या? अब इसको आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें, इफ अ बॉडी रिमेन अनएक्सीलरेटेड इफ एंड ओनली इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। अगर कोई भी बॉडी अनएक्सीलरेटेड है, मतलब उसके अंदर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है, क्या? कि उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो। देखिए कैसे, अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मोशन नहीं कर रहा, इस पर मल्टीपल फोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल फोर्सेज लग रहे हैं चारों तरफ से, तो ये ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? कि ये रेस्ट कंडीशन में अनएक्सीलरेटेड है। तो इसका मतलब क्या है? कि इस पर लगने वाले जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा? जीरो। वो क्या होगा? जीरो। इसमें एग्जाम्पल, इस तरफ लग रहा है 10, इस तरफ लग रहा है 10, इस तरफ लग रहा है आपका 10, इस तरफ लग रहा है आपका 10, ये लग रहा है आपका 5, ये आपका लग रहा है इस तरफ, मैं इसको इस तरफ बनाता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये 5 लग रहा है आपका, सिमिलरली ये भी 5 लग रहा है आपका, ये 15 लग रहा है आपका और ये 15 लग रहा है। तो देखिए ये रेस्ट पे रहेगा, क्यों? ये देखिए ये 10 फोर्स और ये 10 फोर्स कट हो गए, ये 10 फोर्स, ये 10 फोर्स बैलेंस्ड है, ये 15 फोर्स, ये 15 फोर्स बैलेंस्ड है, ये 5 फोर्स और ये 5 फोर्स क्या है? बैलेंस। बट अब जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ अगर ये 5 फोर्स नहीं होता, तब देखिए आप, तब क्या होता कि इस पे रिजल्टेंट 5 आता। ठीक है, ये 5, बाकी सब तो बैलेंस हो गए, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये सब बैलेंस हो गए। अब ये रिजल्टेंट 5 कहाँ है? नीचे की तरफ। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ मोशन करेगा? नीचे की तरफ मोशन करेगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ मोशन करेगा? नीचे की तरफ। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये है उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो। क्या है? रिजल्टेंट फोर्स जीरो, मतलब सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका लॉस के बेसिस हम ये बोल सकते हैं। इन सच अ केस द बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, और इस कंडीशन में आप बॉडी को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम में। वो बॉडी कैसी है? इक्विलिब्रियम में। अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर सब जगह से लगने वाला फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या होगा? इक्विलिब्रियम। नई टर्म है ये, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो? जीरो, और वो अनएक्सीलरेटेड हो। कोई भी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो? जीरो हो और वो अनएक्सीलरेटेड हो। ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो वो ऑब्जेक्ट अनएक्सीलरेटेड होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बता दिया है मैंने, और इस स्टेटमेंट से हम दो पॉइंट्स को निकालते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, समझ पता लगता है ना, वो हम भी देख चुके हैं। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा एक बार रिजल्ट के थ्रू पे बता दिया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो फर्स्ट लॉ में भी इंप्लीमेंट करती हैं और सेकंड लॉ में भी इंप्लीमेंट करेंगी। ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या हैं, उन पॉइंट्स को देखिए आप। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका इनर्शिया। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका? इनर्शिया। होप आपने जूनियर क्लास में पढ़ाओ, नहीं भी पढ़ाओ तो आज हम देखेंगे इनर्शिया का मतलब क्या होता है। inertia, it follows from the first law of motion, that is absence of any external force, a body continues to be in its state of rest of uniform motion along a straight line.
इन अदर वर्ड द बॉडी कैन नॉट चेंज बाय इट्स पोजिशन इटसेल्फ, इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया ये, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन का ही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है जो इनर्शिया में हमको हेल्प करेगा। अब देखिए, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। सॉरी। ओके, तो देखो क्या है बेसिकली, sorry, the inability of the body to change by itself its state of rest or uniform motion। जो एक इनएबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी कंडीशन को चेंज करने की मोशन के स्टेट पाथ के अंदर, वो क्या कहलाएगी, इनर्शिया। तो कहने का मतलब क्या, इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट की अंदर से प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी इनएबिलिटी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आप खड़े हो, आपके सामने एक और पर्सन खड़ा है, उसने आपको 5 न्यूटन फोर्स से धक्का दिया, आपने क्या करा, उस 5 न्यूटन फोर्स को रोक लिया, वो आपकी एबिलिटी है, वो क्या है, आपकी एबिलिटी है, और आप रेस्ट कंडीशन में आ गए, मतलब आप मूव नहीं हुए। अब सिमिलरली एक और पर्सन आया, उसने आपको 10 न्यूटन फोर्स से पुश किया, आप वापस रेस्ट कंडीशन में रहे, आप मूव नहीं हुए क्योंकि आपने उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगा दिया, ये आपकी क्या है, एबिलिटी है। अब क्या हुआ, कोई एक पर्सन आया, उसने आपको 50 न्यूटन से पुश किया, अब क्या है, आपके अंदर की जो एबिलिटी है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि उस 50 न्यूटन को रोक सके। ठीक है, वो क्या हुई, आपकी इनएबिलिटी, वो क्या हुई, आपकी इनएबिलिटी। तो जैसे ही आपकी इनएबिलिटी सामने आएगी, ठीक है, मतलब आपकी एबिलिटी से बियॉन्ड फोर्स लगेगा, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से इनएबिलिटी। तो जैसे ही आपकी इनएबिलिटी सामने आई, ठीक है, तो आपके जो मोशन है, अगर वो रेस्ट है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्मली मोशन है, तो वो रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इनएबिलिटी है किसी भी मटेरियल की, ये जो इनएबिलिटी है किसी भी मटेरियल की, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और इसी इनर्शिया के बेसिस पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसी इनर्शिया के बेसिस के ऊपर जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। एक बार वापस समझा देता हूँ, इनर्शिया बेसिकली क्या है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो अपने चेंज को होने से नहीं रोक पाती, मतलब उसकी इनएबिलिटी, उसकी एबिलिटी तो रोक पाएगी और उसकी इनएबिलिटी नहीं रोक पाएगी, तो वो जो इनएबिलिटी होगी वही क्या कहलाएगी, इनर्शिया, वही क्या कहलाएगी, इनर्शिया। तो इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ इज नोन एज इनर्शिया। तो होप इनर्शिया समझ में आया। अब इनर्शिया डिपेंड अपॉन ऑन मास, इनर्शिया हमेशा मास के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, देखिए, वी नो दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव अ हैवियर बॉडी देन अ लाइटर वन। आपको पता है हैवी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है एज कम्पेयर टू लाइट बॉडी मूव करने के लिए। सिमिलरली इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग हैवियर बॉडी दैन एट लाइटर बॉडी। सिमिलरली अगर कोई हैवी स्टोन आपकी तरफ आ रहा है तो आप उसको इजीली नहीं रोक पाएंगे, लेकिन एक लाइट स्टोन आ रहा है तो आप उसको इजीली रोक पाएंगे। ठीक है, सेम वेलोसिटी से आ रहे दोनों तो भी। Thus we conclude the mass of the body is measure of inertia। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि इनर्शिया क्या है, बेसिकली मास के ऊपर डिपेंड है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा। सेम है, ठीक है। कैसे, एक 5 साल के बच्चे पे आप वही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक 5 साल के बच्चे पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, एक 20 साल के बच्चे पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। 5 साल का बच्चा वो 10 न्यूटन फोर्स भी नहीं ले पाएगा, 50 तो बहुत बात की बात है। ठीक है, तो और वो जो 20 साल का लड़का है वो स्टार्टिंग में 10 न्यूटन फोर्स ले लेगा, फिर 20 भी ले लेगा, बट वो 50 न्यूटन नहीं ले पाएगा। बट 5 साल का बच्चा तो 10 ही नहीं ले पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी मास कम है, उसकी कैपेसिटी कम है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, इनएबिलिटी होगी बॉडी को अपने मोशन से चेंज करने की, बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट। ठीक है, तो इनर्शिया इस तरह से डिपेंड करता है। तो मोर द मास मोर द इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो होप ये समझ में आओ कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब इनर्शिया के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने तरह का होता है। तो इनर्शिया बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट जो है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया देखिए, आप कैसे कुछ वर्ड मत देखिए, जहाँ इनर्शिया मतलब इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बस ये ध्यान रखिए, इनर्शिया इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जिस पे वो सर्वाइव नहीं करता, मतलब वो रोक नहीं पाता, तो इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट,
इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इज स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन एवर सम एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बेसिकली वो एबिलिटी या वो टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें वो अपनी रेस्ट की कंडीशन को चेंज ना करे, अपनी रेस्ट की कंडीशन को चेंज ना करे जब कर उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, जबकि उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट कंडीशन को चेंज ना करे, मतलब वो उसी रेस्ट कंडीशन पर है, चाहे उस पर कितना ही अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दो आप, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहलाएगा? आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं उसका। अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वो हम बाद में देखेंगे, पहले आपको जनरल एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या, आप वॉल को पुश कीजिए, वो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। क्यों? आप उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे। लेकिन अब आप बुलडोजर लेके आएंगे तब आप इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तोड़ देंगे, इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ह्यूमन बेसिस पे भी मानते हैं कि हम ह्यूमन बेसिस पे अगर उसको पुश करते हैं तो हम इसको मूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन पे, क्योंकि ये क्या है? इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये वॉल क्या करेगी? अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगी, तभी ये वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। तो समझ में आया इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? तो बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये है कि वो एबिलिटी है, वो टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसको रेस्ट में रहने के लिए हेल्प करती है। तो ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको। अ पर्सन सिटिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स। जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होती है तो एक पर्सन जो होता है वो पीछे की तरफ क्या करता है? फोर्स उसको महसूस होता है। अगर आप बस में बैठे हैं, स्कूल बस में, तो आपको महसूस होगा ये चीज़। इवन कार्स में भी होती है। द रीजन इज द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी बिगिंस टू मूव अलॉन्ग विद द बस बट द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी टेंड्स टू रिमेन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखिए, आप जैसे कार में बैठे हैं तो आपकी पूरी बॉडी क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। आपकी पूरी बॉडी क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, ठीक है। बट जैसे ही कार ने मोशन करना स्टार्ट किया, जैसे ही कार ने मोशन करना स्टार्ट किया, तो आपकी जो लोअर बॉडी होती है, जो कार से टच होती है, जैसे कि आप सीट पर बैठे हैं, आपके लेग्स कार से टच हैं, ठीक है, ठीक है, वो क्या होगा? वो आपके मोशन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी कार या बस क्या हो गई? मोशन में आ गई, तो आपकी जो लोअर बॉडी है वो भी क्या करेगी? कार के साथ मोशन में आएगी। बट आपकी जो अपर बॉडी है वो क्या होगी? रेस्ट में रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी लोअर बॉडी से टच है, कार से डायरेक्टली टच नहीं है। आपकी लोअर बॉडी से टच है, कार से डायरेक्टली टच नहीं है। अगर वो कार से डायरेक्टली टच होगी तो आपको पीछे की तरफ धक्का फील नहीं होगा, पीछे की तरफ धक्का फील नहीं होगा, ठीक है। आप पीछे की तरफ फॉल नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको क्यों होता है फॉल? क्योंकि बेसिकली क्या, आपकी लोअर बॉडी तो क्या कार से टच में होती है, तो जैसे कार मोशन में आएगी या बस मोशन में आएगी तो आपकी लोअर बॉडी भी मोशन में आ जाएगी। बट आपकी बॉडी जो स्टार्टिंग से रेस्ट में थी वो रेस्ट में रहती है। इस वजह से आपको बैकवर्ड साइड में क्या होता है? फॉल फील होता है। बैकवर्ड साइड में क्या होता है? एक फॉल फील होता है। ये बात हुई जब हम बस के अंदर बैठे हैं। अगर आप बस के अंदर लेट जाए ना तो आपको कभी भी ये चीज़ फील नहीं होगी, आपको कभी भी पीछे की तरफ धक्का नहीं लगेगा। क्यों? अब आपकी पूरी बॉडी क्या है? उस नीचे वाले फ्लोर से टच है जो ऑब्जेक्ट, मतलब बस है, जो मोशन करेगी। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए कार में या बस में आप जब बैठते हैं और सडनली जैसे कार या बस स्पीड पकड़ती है तो आपकी अपर बॉडी पीछे की तरफ क्या करती है? फॉल होती है। लोअर बॉडी कभी फील नहीं होती, कभी फॉल नहीं होगी बैकवर्ड साइड में। क्यों? क्योंकि लोअर बॉडी तो क्या होता है? कार के साथ मोशन में आ जाती है। अपर बॉडी रेस्ट कंडीशन में होने के कारण उसको बैकवर्ड साइड में क्या होता है? फॉल फील होता है। और जैसे ही वो बैकवर्ड साइड में फॉल फील होगा तो उसकी रेस्ट कंडीशन चेंज होगी, उसके बाद आप उसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे आपको पीछे धक्का लगता है तो एकदम से आप अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, और जैसे आप अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं तो आप उसका मोशन अपने लोअर बॉडी के मोशन के साथ बैलेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लोअर बॉडी के साथ बैलेंस कर देते हैं। अब देखिए सेम चीज़, अब जैसे ही ब्रेक लगेगा, जैसे ही ब्रेक लगेगा, अब आपने क्या करा? धक्का जैसे आपको लगा तो आपने क्या करा? अपनी अपर बॉडी को लोअर बॉडी के साथ बैलेंस कर दिया स्पीड में। अब जैसे ही ब्रेक लगेगा तो आपकी अपर बॉडी आगे की तरफ फॉल होगी, ठीक है, टूवर्ड्स फॉल होगी आगे की तरफ। तो अब ऐसा क्यों हुआ? कि अब देखिए वही सेम चीज़, आपकी लोअर बॉडी कार से टच है, तो जैसे ही कार का मोशन स्टॉप हुआ तो आपकी लोअर बॉडी स्टॉप हो गई, आपकी लोअर बॉडी स्टॉप हो गई। बट आपकी अपर बॉडी उस कार के मोशन के साथ ही मोशन करती रही। तो जैसे ही कार रुकी तो आपकी अपर बॉडी आगे की तरफ फॉल होगी, आगे की तरफ फॉल होगी। क्यों? क्योंकि मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, क्योंकि मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में था इसलिए आपको आगे की तरफ धक्का लगता है। और जैसे ही आप उसको बैलेंस करते हैं अपने इंटरनल फोर्स लगा के, तब वो आपकी अपर बॉडी वापस लोअर बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाती है और वो सेम सिचुएशन आती है। तो होप दोनों एग्जांपल समझ में आया जो मैंने समझाए, ठीक है, जो मैंने समझाया होप वो एग्जांपल्स आपको समझ में आए हो, ठीक है।
एक बार आप ये टाइप ऑफ इनर्शिया के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शंस की जो एग्जांपल्स हैं ये पढ़ के देखिएगा, ठीक है। जो एग्जांपल्स दिए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन एग्जांपल्स को पढ़ के देखिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो मैंने इनर्शिया का एग्जांपल बताया उसको ज़्यादा लिंक कीजिए, क्योंकि यही एग्जांपल आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी काम आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।